सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट जो बहुविकल्पी हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो पिछले हम 200 प्रश्न जो है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 4 पार्ट में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर चौथा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहां पर अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी आपको देखने को मिल जाएंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं जो समावेशी शिक्षा हमारा सब्जेक्ट है, उसके टोटल 250 बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न। तो हम इसको अलग अलग पार्ट में जो है वो देखेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को भी शामिल करेंगे। और इसके अलावा इन्हीं 250 क्वेश्चन में जो लास्ट के 130 क्वेश्चन होंगे वो हमारे प्रीवियस ईयर टेट सीटेट इन सभी में पूछे जा चुके होंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन का पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों की शिक्षा की हद में ले सकते हैं, मतलब किन किन बच्चों को जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कार्यशील बच्चे भी आ जाएंगे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे भी हो जाएंगे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे भी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त तो सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नाम में ही समावेशी है, समावेश करना है, सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना है, कोई भी जो है वो वंचित ना रह जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते थे। तो कौन कौन होते थे? ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय होते थे, पर शूद्र जो है उनको इतना उचित स्थान नहीं मिलता था, इसलिए ये नहीं आते हैं। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा आ व बा दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो कैसा समूह बनाते हैं? ये जो है वो विषमांगी समूह बनाते हैं। विषमांगी मिश्रण को आपने साइंस में यानी कि रसायन विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि अनिश्चित अनुपात में जब अवयवों को मिलाया जाता है तो जो मिश्रण होता है वो हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे बारूद वगैरह होती है, तो सेम यहीं पर भी यही चीज़ है। जब बालकों यानी कि समावेशी बालकों की यहाँ पर बात की जा रही है तो डिफरेंट टाइप के बालक होते हैं, एक निश्चित अनुपात में नहीं होते, क्योंकि विभिन्न अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, इसलिए जो इनका समूह होता है वो हमारा विषमांगी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो क्या बनाना चाहिए? इनको जो है वो आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो कहां पाई जाती हैं? ये जो है अमेरिका एवं ब्रिटेन में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो कम होती है। तो किससे होती है? ये जो है वो औसत बालक से जो है वो कम होती है, तभी जो है हम उसको पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो रुचि यानी कि इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अभिप्रेरणा भी ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन, यानी कि उत्तर हमारा सही हो जाएगा रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? ये हमारा सामान्य पिछड़ापन होता है और उसके साथ साथ विशिष्ट पिछड़ापन भी होता है, यानी कि आ व बा दोनों हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अपवंचित बालकों के प्रकार है। तो सबसे पहले समझते हैं अपवंचित बालक क्या होते हैं। ऑलरेडी वैसे हम इन सभी टॉपिक पर सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं। समावेशी शिक्षा नाम की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, जहां पर आपको सेपरेट वीडियो सभी टॉपिक पर मिल जाएंगे। तो बात करें अपवंचित बालक की, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में जो है वो सामान्य बालक से जो है वो कम होते हैं, या कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं जैसे आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक, उनसे जो है ये वंचित रह जाते हैं। जैसे कि भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र या लिंग के कारण जो है अपवंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में इनका जो विकास है वो सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में जो है वो गतिरोध आ जाता है। ऐसे बालक जो है हमारे अपवंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। तो इससे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकार में जो है वो सामाजिक रूप से वंचित वो भी आ जाते हैं, आर्थिक रूप से वंचित भी आ जाते हैं और शैक्षिक रूप से वंचित भी आ जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन जो है वो गार्डन के द्वारा कहा गया था। उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। तो काफी फेमस लिपि है ब्रेल लिपि, आपने भी नाम जरूर सुना होगा। ये इसमें क्या होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं, हाथों से स्पर्श करके जो है इन्हें पढ़ा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। तो किससे होता है? ये जो है वो श्रवण बाधित से भी होता है, भाषा बाधित से भी होता है और अधिगम असमर्थी भी होता है। वाणी मतलब बोलने
से रिलेटेड, श्रवण मतलब सुनने से रिलेटेड, भाषा मतलब भाषाओं से रिलेटेड और अधिगम मतलब सीखने से रिलेटेड, यानी कि सीखने में असमर्थ। तो ये सारी चीज़ें इन वाणी बाधित बालकों के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि इनसे संबंधित होती हैं। तो हमारा उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इन सभी के बारे में हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि भाषा का कौशल होता है, तो क्या होता है? ये जो है वो बोलना भी होता है, पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है, यानी कि ये सभी हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि गंभीर दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 2/20। कहीं कहीं इसको जो है वो 20/200 भी लिखा रहता है, क्योंकि सेपरेट वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी अगर देखने की क्षमता जो है वो 200 है, तो उसकी तुलना में जो है जो गंभीर दृष्टि बाधित बालक है उसकी देखने की क्षमता जो है वो 20 है। वहां पर जो है ये फीट में दिया रहता है, पर इसको जो हम डायरेक्ट स्लैश के रूप में जो है वो लिखते हैं। तो अगर ये इकाई की बात करें तो ये जो है वहां पर फीट में दिया था। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हकलाने के कारण है, तो हकलाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण का प्रभाव भी हो सकता है, या कह सकते हैं हम उक्त दोनों ही हमारे सही होंगे, यानी उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि श्रवण बाधित जो है उनके वर्गीकरण का आधार होता है, तो क्या होता है? जो श्रवण बाधित यानी सुनने में असमर्थ या सुनने में कम क्षमता वाले जो बालक होते हैं उनके वर्गीकरण का आधार जो है वो डेसिबल अंक होता है, क्योंकि डेसिबल स्तर जो है वो हमें बताता है कि किसी बालक के सुनने की क्षमता जो है वो कितनी है, और डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता के मापन की इकाई होती है, यानी कि उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं, तो वर्ग की बात करें तो ये जो है वो कम बाधित भी होता है, मंद बाधित भी होता है और गंभीर बाधित भी होता है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? तो गंभीर श्रवण बाधित की यहाँ पर बात की जा रही तो ये होती है हमारी 70 से 89 डेसिबल तक। ये पूरी लिस्ट हमने आपको एक वीडियो में बताई भी थी, जहाँ पर वर्गीकरण करके सभी क्रम में से जो भी हमारे अलग अलग बाधित प्रकार के जो बालक आते हैं उनको हमने वहाँ पर बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? तो ये जो है वो 90 डेसिबल तक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की मानसिक मंद बालकों को इस नाम से भी कहते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है? इनको जो है वो अल्प बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको जो है वो दुर्बल बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो कम होती है, तो किससे कम होती है? ये जो है वो औसत बालक यानी कि एक एवरेज बालक की जो बुद्धि होती है उसकी बुद्धि से जो है वो कम होती है, यानी उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान दे, तो क्या ध्यान दे? कि रुचियों पर भी ध्यान देना चाहिए और उसके साथ साथ अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि दोनों ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, रुचि/अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो ये जो है टोटल 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। सेपरेट वीडियोस में तीनों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा अन्वेषण विधि की खोज जो है वो किसने की थी? तो अन्वेषण विधि की खोज की थी आर्मस्ट्रांग ने, और इसके अलावा एक ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो भी काफ़ी बार पूछी जाती है, उसकी खोज जो है वो आर्किमिडीज ने की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि परंपरागत पद्धति है, तो परंपरागत पद्धति के अंतर्गत जो है वो व्याख्यान आता है। व्याख्यान की बात करें यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? इसमें जो है वो लिखित या मौखिक भाषा के द्वारा सूचनाएं जो है वो प्रदान की जाती हैं, या कह सकते हैं कि किसी विचार का शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसको अक्सर चौक और वार्ता विधि भी कहा जाता है। चौक एंड टॉक इसको हम इंग्लिश में नाम से जानते हैं। इसमें जो है हर चीज़ शब्दों में व्यक्त की जाती है, वक्ता जो है वो बोलता है और सुनने वाला जो है वो निष्क्रिय होकर सुनता है। विचारों का इसमें जो है वो प्रवाह एक तरफा ही होता है, जैसे कि आपने लेक्चर्स वगैरह में देखा भी होगा। शिक्षक अपने विषय वस्तु पर पहले से वार्ता तैयार करके लाता है और छात्रों के जो है वो सम्मुख जो है वो प्रस्तुत करता है, और जो छात्र होते हैं वो शांत होकर सुनते हैं और उसके विचारों को जो है वो समझने का प्रयत्न करते हैं, और कहीं कहीं जो है अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहते हैं। तो यही होती है हमारी व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि
समग्रता पर आधारित है। तो समग्रता पर आधारित जो है वो निगमन विधि होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और कौन सी विधियां होती हैं उनको भी जान लेते हैं। आगमन विधि होती है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि हमने आपको बताई जिसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड, विश्लेषण विधि जो है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड, संश्लेषण विधि जो है उसे हम कहते हैं सिंथेसिस मेथड, प्रयोगशाला विधि जो है उसे हम लैब या लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं, अनुसंधान विधि जो है जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया आर्किमिडीज ने दी थी, समस्या समाधान विधि जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रयोजन विधि जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, व्याख्यान विधि होती है जिसे हम कहते हैं लेक्चर मेथड, और विचार विमर्श विधि हो जिसे हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। तो ये सारी हमारी जो है वो विधियां होती हैं। अलग अलग जो टीचिंग टेक्निक होती हैं वो शिक्षकों द्वारा जो है वो यूज में की जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि ज्ञात से अज्ञात का सूत्र जो है वो लागू होता है। तो किस पर लागू होता है? ये जो है वो विश्लेषण पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्यामपट्ट जो है वो कैसा उपकरण है? तो ये एक कठोर उपकरण है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि टूर है, तो टूर क्या है? आप सभी जानते हैं, ये जो है वो एक पर्यटन कहलाता है। और टूर जो है आपके चारों सेमेस्टर में से जो है कोर्स में भी होता भी है कि कहीं ना कहीं आपको ले जाया जाए, जिससे कि आपको बाहरी रूप से भी जोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है संगणक का संबंध है, तो किससे संबंध होता है? ये जो है वो अनुदेशन से संबंध होता है। संगणक जो है हम एक्चुअल में जो है वो कंप्यूटर को कहते हैं हिंदी में, पर बात की जा रही संबंध की, तो अनुदेशन कहीं ना कहीं उससे जोड़ के आप समझ सकते हैं, क्योंकि निर्देशों पर आधारित होता है। कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट टाइल करते हैं वो अनुदेशन पर आधारित होता है, तो संगणक का भी संबंध जो है वो अनुदेशन पर आधारित होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है कितने से अधिक होती है? तो ये जो है वो टोटल 140 से अधिक होती है, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो क्या सूत्र होता है? ये हमारा सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं? तो ये जो है वो टोटल 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? काफी बार जो सीटेट है या टेट है उनके लेवल पर पूछे भी जाते हैं। तो पहला हमारा होता है आर्मी अल्फा परीक्षण, ये होता है हमारा पहला परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। इसकी बात करें तो ये अंग्रेजी जो भाषी होते हैं उनके लिए परीक्षण के रूप में यूज होता है। और दूसरा हमारा होता है आर्मी बीटा परीक्षण। ये 2 हमारे परीक्षण होते हैं, और आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो अनपढ़ जो भाषी होते हैं उनके लिए यूज में आता है। तो 2 हमारे होते हैं, एक होता है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा होता है आर्मी बीटा परीक्षण। तो यही दोनों जो है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगर आप एक्चुअल में जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण को समझें तो व्यक्तिक जो परीक्षण होता है, इंडिविजुअल परीक्षण होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, और बहुत से अगर इकट्ठा लोग हैं, क्लास में लोग हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का यूज़ किया जाता है, जिससे कि समय की बचत भी हो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अभी हमने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु दे रखी 12 यानी कि 12, और बटे वास्तविक आयु यानी कि 10, और गुणे 100। ये हमारा जो है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 को जो है वो 10 से गुणा कर देंगे तो 120 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 120 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रतिभाशाली बालक होता है, तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसको हम रखते हैं 140 से अधिक IQ वाले श्रेणी में। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि एल्फ्रेड बिने ने जो है अपना बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो ये जो है वो इन्होंने 1905 में किया था, जहां पर हमने शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार वाले जो इंपॉर्टेंट 200 बहुविकल्पी की बात की थी, वहां पर इसको डिटेल में बताया भी था। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें भी जान लेते हैं। तो फ्रांस में सन 1905 में जो है जो एल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने यह पता लगाया था कि फ्रांस में जो छात्रों के जो परीक्षा परिणाम है वो क्यों गिरते जा रहे हैं। इसलिए जो है इन्होंने 30 प्रश्नों वाला जो है बुद्धि परीक्षण बनाया था, जिसको जो है हम पहला बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। बिने ने जो है वो सर्वप्रथम मानसिक आयु यानी कि जो मेंटल एज है उसका समप्रत्यय विकसित किया था। जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टर्मेन थे, इनके बारे में भी काफी बार ये पूछा जाता है, टर्मेन। इन्होंने जो है बिना का जो बुद्धि परीक्षण 1905 में इन्होंने दिया था, इसका जो है इन्होंने संशोधन किया था, और इसका नाम जो है इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट रखा था, जो कि काफ़ी बार पूछा भी गया है, जो कि 1908 में जो है वो देखने को मिलता है, जिसका संशोधित रूप। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये जो है वो वुंट के द्वारा की गई थी, यानी कि उत्तर नंबर 12 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास जो है वो किस देश में किया गया था? तो ये जो है वो अमेरिका में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो किसको दी जानी चाहिए? ये जो है वो मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें।
अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? ये जो है वो विशिष्ट शिक्षा भी होती है, मुख्य धारा भी होती है और इसके साथ साथ समन्वित शिक्षा भी होती है। यानी कि उत्तर नंबर अद्दा हमारा उपरोक्त सभी स्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मानवीकरण की, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। तो विकलांग शिक्षा की बात करें तो इसका मुख्य आधार जो है वो शारीरिक विकलांगता भी होता है, आवेगात्मक व्यवस्था भी होता है और मानसिक स्थिति भी होता है। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। सभी के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो चीज़ हमने नहीं बात की वो हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो अच्छी निर्देशन सेवा के अंतर्गत जो है वो हमारी बाल केंद्रित आता है, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के जो है वो सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें जो है वो निर्देशन कार्य में भी लेते हैं, निर्देशन समिति बनाने में भी लेते हैं और इसके साथ साथ निर्देशन प्रदाता बनाने में भी लेते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि निर्देशन के साथ आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? ये जो है वो परामर्श भी आवश्यक है, जो कि हम आपको सेपरेट वीडियोस में बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। तो मुख्य अंग में परामर्श के लक्ष्य भी आते हैं, सेवार्थी भी आते हैं और परामर्शदाता भी आता है। यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है वो आत्मज्ञान भी आता है, आत्म स्वीकृति भी आता है और उसके साथ साथ सामाजिक सामंजस्य भी आता है। यानी कि उत्तर नंबर द उपर्युक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञानशाला जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। अगला और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। तो टोटल कितनी संख्या है? ये जो है वह टोटल 10 संख्या है। तो इसी के साथ आज के फर्स्ट पार्ट के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।